सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशी का कक्षा 19। तो आगे देखिए, आद्यंतो टकितौ आदिष्टित भवति अंतकित भवति। ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास है। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम साभिसंबध्यते। ट क और इत तीन शब्द है, इनका समास हो रहा है। तो ट इत है जिसका, क इत है जिसका, ऐसा अर्थ होगा। टित आदि होता है और कित अंत होता है, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। लविता मुंडो भीषयते। लू त्रिच के आदि में बैठ गया, मुंडो भीषयते सुख हो गया, भियो हेतु भय सुख। टित प्रदेशा आर धातु का शेड वलादे इत्यादया हैं। कित प्रदेशा भियो हेतु भय। ये प्रदेश का मतलब विधि, इस सूत्र की इस परिभाषा के लिए कार्य क्षेत्र कहाँ मिलेगा? तो टित में तो आर धातु का शेड वलादे इत्यादि, और कित में भियो हेतु भय सुख इत्यादि, ऐसा कह रहे हैं। द्वंद्व समास में वैसा परिस्थिति तो कम से कम 3 होने चाहिए, तभी द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम साभिसंबध्यते कह पाएंगे। क्योंकि 2 पदों का द्वंद्व करेंगे, फिर एक का बहुव्रीहि। जैसे कभी कभी द्वंद्व के बाद कर्मधारय में भी लगेगा ये परिभाषा। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन इनका द्वंद्व है, और मात्र के साथ क्या है? नहीं, संबंध तो है, पर वो समास क्या है मात्र के साथ? कर्मधारय है, या कर्मधारय ही होना चाहिए। और जैसे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र है ना, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावत्ते संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग उपद्य साध्य संपत्ति साकल्य अंत, यहां तक द्वंद्व करके वचन के साथ कर्मधारय कर देते हैं। तो वचन का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। विभक्ति वचन, समृद्धि वचन, वृद्धि वचन। समृद्धि का अपोजिट वृद्धि हो जाता है। ये जो सम और वी है, सम और वी जो होते हैं, ये विपरीत को कहते हैं। जैसे समर्थ व्यर्थ, समृद्धि वृद्धि, ऐसा बोलते हैं ना। समृद्धि और वी लगा दे तो ऐसा बोलेंगे, समष्टि व्यष्टि। उल्टा हो रहा है ना। और भी ऐसे संकल्प विकल्प, संपश्यना विपश्यना। संपश्यना विपश्यना में, संपश्यना में बाहर देखते हैं अच्छे से, विपश्यना में विपरीत देखते हैं भीतर की तरफ। ऐसे संकल्प विकल्प और संराग विराग, संगति विगति, क्या वो इस तरह से देखेंगे। षष्ठी निर्दिष्ट से कैसे देखेंगे, इनका प्रश्न ये है। तो वो ऐसे देखेंगे कि जहां पर आगम किया जाएगा वहां षष्ठी विभक्ति हमें मिलेगी। जैसे आर धातु का शेड वलादे में आर धातु का में षष्ठी है, भियो हेतु भय सुख, भिया में षष्ठी है। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होना चाहिए। षष्ठी स्थान योगा जहां जाता है ना, वहां फिर वहीं पर होगा। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, इतना कहिए आप।
ये इन्होंने विचार तो किया है कि भाई ये ऐसे होने लगेगा, तो फिर यही दिया कि पुरस्ताद अपवादानंतरान विधीन बाधन्ते न पराम एवं स्थाने योगम बाधते न प्रत्ययपरत्वम। प्रत्ययपरम स्थाने योगा को तो बाधेगा ये। हाँ, यही जो क्या सूत्र है आद्यंतो टकितो, पर उसको नहीं बाधेगा। प्रत्यापरस्त जो सूत्र है वो तो हो ही जाएगा। पुरस्ताद अपवादा इस न्याय से एवं स्थानीय योगम बाधते न प्रत्ययपरत्वम। और स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से कहें तो भी समाधान तो हो जाता है। यहाँ पर दिया है न्यास ने, ननु च नए षष्ठी श्रूयते नापि प्रकृता तो कथमेश विशेषो लभ्यते। षष्ठी निर्दिष्ट से हुआ सूत्र का अर्थ जो किया है ना, आदिष्टित भवती अंतःकित भवती, षष्ठी निर्दिष्ट से ऐसा है। और यहाँ तो अनुवृत्ति भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, ना तो इस सूत्र में है ना ऊपर प्रकृत है। प्रकृत का मतलब उपरिष्टाद प्रस्तुतम, उपरि तनेषु सूत्रेषु क्वचित प्रस्तुतम यदा भवति तदा प्रकृतम इति उच्यते। तदा कथम ऐसा विशेषो लभ्यते। वक्ष्यमाण षष्ठी ग्रहण सिंहावलोकित न्यायेन उपन्यासात्। सिंहावलोकित न्यायेन अत्र षष्ठी उपस्थितं भवति। ननु एवमपि गापोष्टक व्रीहल्योर्ढक इत्येतौ आद्यन्तो प्राप्नुत न दोषः। पुरस्तादपवादानन्तरान् विधीन् बाधन्तेनोत्तरान् स्थाने योगत्वस्य वयं पादो भविष्यति न प्रत्ययपरत्वस्य। अपरः आद्यन्तो, दूसरी व्याख्या ये भी है कि आद्यन्तो अवयवो अवयवश्च अवयविनम् अंतरेण न संभवति इति अवयविनम् आक्षिप्य तौ वर्तेते। अवयवी का आक्षेप करके वो होते हैं। ततश्च अवयव अवयवी संबंधे यस्य आदिरन्तो वा अवयवो विधीयते सो अवयवी षष्ठ्या निर्दिष्टव्या। सामर्थ्याद अवयव षष्ठ्या निर्दिष्ट स्थिति विज्ञायते। स्थान षष्ठी तो नहीं कह रहे ये, स्थान षष्ठी में तो फिर उसके स्थान में होता है ना, तो यहाँ अवयव अवयवी संबंध में षष्ठी। न चैवं गापोष्टक व्रीसाल्योडितेतौ प्रत्यवाद्यन्तो प्राप्नुता यस्मादि सामर्थ्यात् अवयव संबंधे या षष्ठी तया निर्दिष्ट सिद्धेषु अर्थो उपजाता। अवयव संबंध में जो षष्ठी है उसके द्वारा निर्देश होने पर ऐसा अर्थ बन गया। कैसे निकला ये? आद्यंत अवयव होते हैं और अवयव अवयवी की अपेक्षा से होते हैं, सापेक्ष हो गए ना आदि अंत शब्द। आद्यंतो भवता, आदि और अंत अवयवी, आदि और अंत जो अवयव हैं वो किसी अवयवी की अपेक्षा से होंगे, और जो अवयवी होगा अवयव अवयवी संबंध में हम ये बात बोलेंगे तब ये सूत्र लगेगा। आद्यंत अवयव अवयवश्च अवयवीनम् अंतरेण न संभवति इति अवयवीनम् आक्षिप्य, अवयवी का आक्षेप करके और फिर वे आदि अंत अवयव होते हैं। ततश्च अवयव अवयवी संबंधे यस्य आदि अंतो वा अवयवो विधीयते। जिसका आदि अवयव और अंतावयव विधान किया जा रहा है, यस्य आदि अंतो वा अवयवो विधीयते सो अवयवी षष्ठ्या निर्दिष्टव्य। तो वह अवयवी षष्ठी से निर्देश करना चाहिए। तो सामर्थ्याद अवयव षष्ठ्या निर्दिष्ट स्थिति विज्ञायते। स्पष्ट हो गया होगा? जहाँ अवयव अवयवी संबंध होता है वहां ले लेंगे। अवयव अवयवी संबंध में ही ये सूत्र कार्य करेगा ना, क्योंकि आदि अंत अवयव हैं जी, और अवयव तो अवयवी की अपेक्षा के बिना होगा नहीं, अवयवी के बिना अवयव तो होता नहीं जी। तो जिसका वो अवयव बनाना चाह रहे हैं ना, तो अवयव संबंध में षष्ठी होगी। प्रत्येक प्रकरण में जो षष्ठी होती है अवयव संबंध में नहीं होती, सामीप्य संबंध में होती है वो। जैसे गापोष्टक है ना, तो गा पा के समीप टक, गा और पा के समीप टक बैठता है। और आदि अंत तो आदि शब्द भी और अंत शब्द भी समीपवाची भी होते हैं आदि अंत, पर यहाँ तो मुख्य अर्थ उनका आदि अंत का अवयव ही होता है। तो अवयववाची आदि अंत लिए हैं। आदि अंत समीपवाची भी होते हैं, ऐसा मना नहीं है, लेकिन आदि अंत यहाँ पर अवयववाची ही माने जाएंगे। तो ये जो षष्ठी पद है ना, षष्ठी स्थान योगा का षष्ठी, तो उस वहां से यहाँ ले आएंगे।
और गुरुजी ये कैसे देख रहे हैं कि गापोष्टक में सामीप्य संबंध है? वो तो व्याख्यान आदि से निश्चय कर लेंगे। षष्ठी जो है ना, टक समीप में होता है, गा पा के समीप में बैठता है। प्रत्यय परश्च का है तो पर में बैठता है, तो उसको मैं ये कह रहा हूं कि वो पंचमी जहां होती है वहां तो परे बैठता है, ऐसा हो ही जाएगा। और समीप तो पूर्व ही होता था ना, तो पर के कथन से पर में जो सामीप्य है, पूर्व में सामीप्य नहीं, पर में जो सामीप्य है वहां होता है, ऐसे कर लेंगे। चरेष्टा में भी आत्मसर्गे का है, वे आदि अवयवभूत नहीं होते हैं ये प्रत्यय सारे। मिदुचोन्त्यात् परा अचैति निर्धारणे षष्ठी जातो चेदम एक वचनम। जाति में एक वचन है, निर्धारण में षष्ठी है। जातो चेदम एक वचनम अचैति निर्धारणे षष्ठी अचाम सन्निविष्टानाम अन्त्याद अचा परो मिद भवति। जो अचों का सन्निवेश होता है, अन्त्याद अचा परो मिद भवति। अचाम सन्निविष्टानाम अन्त्याद अचा परो मिद भवति। अंतिम अच से परे मित होता है। किसका अपवाद है ये सूत्र? षष्ठी स्थानीय योगा का और प्रत्यापरस दोनों का अपवाद है ये। इन्होंने जैसे व्याख्या की आद्यंतोटक तो किसका अपवाद है, तो कहेंगे षष्ठी स्थानीय योगा का अपवाद है, न कि प्रत्यापरस्य का अपवाद है। प्रत्ययपरस्य आगे आएगा ना, तो पुरुषताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्तेन उत्तरान। जो पहले ही अपवाद बन जाते हैं वो अनंतर विधियों को बाधते हैं, उत्तरवर्ती विधियों को नहीं बाधते। दो परिभाषा है ना, पुरुषताद अपवादा पूर्वान विधिन बाधन्तेन उत्तरान, मध्य अपवादा पूर्वान विधिन बाधन्तेन उत्तरान है, पुरुषताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्तेन उत्तरान। बाध्य विशेष चिंता में ये परिभाषा है। बाध्य सामान्य, बाध्य विशेष चिंता में तो अनंतर सिद्धि भवति प्रतिषेध होगा, और बाध्य सामान्य चिंता में सबको बांधने लगता है। एक बाध्य विशेष चिंता होती है, एक बाध्य सामान्य चिंता होती है। जो भी कोई सामने आता है सबको बांधो, तो ये तो हो गई बाध्य सामान्य चिंता। और मुंह देख कर के टीका करो, हैं? ये बाध्य विशेष चिंता होगी। सबको टीका नहीं करते, कभी कभी किसी किसी को करते हैं, तो ये बाध्य विशेष चिंता। और सबको कर दो ये बाध्य सामान्य चिंता। निदुच्यन्त्यात् परा स्थानीय योगत्व और प्रत्यय परत्व को अपवाद है, ये अपवादत्वेन बाध लेगा। अचैति निर्धारणे षष्ठी जातो चेदम एक वचनम। जाति में एक वचन है। अचाम सन्निविष्टानाम अन्त्याद अचा परो मिद भवति। अचों के मध्य में अंतिम अच से परे मित होता है। स्थानीय योग और प्रत्यय परत्व का यह अपवाद है। विरुणद्धि मुंचति पयांसी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, विरुणद्धि मुंचति पयांसी, ये सब हो जाएंगे। पयांसी में क्या हुआ? उसका जलचा से नुम हुआ है, और दीर्घ किससे हुआ है? शांत मेहता सकारांत संयोग का नकार, उसकी उपदा को दीर्घ हो जाता है, तो पयांसी बन गया। मुंचति से मुचादि नाम नुम आगम होता है। ये जो मित होता है वो पूर्व का अंत अवयव होता है या पर का अवयव होता है, इसका भी निर्णय किया है वैसे महाभाष्य में। तो अंत्याद अचा परो मित, यहाँ अचय निर्धारण में षष्ठी है, तो जाति में एक वचन अचों के मध्य में अंतिम अच से परे मित होता है, परे मित होता है, और वो उसका परावय होता है मित। भाष्य में विचार किया है इस पर, काफी पक्ष उठा करके। आदि अवयव, पूर्वांतावय होता है, परावय होता है, उदाहरण आदि ढूंढ करके उन्होंने विचार किया है कुछ। तो विरुणद्धि
ऋणद्धि कैसे बनेगा? हाँ जी। ओम गुरु जी, ये जो अच है तो इसे कह रहे हैं जातो चेदम एक वचनम, तो ये वैसे तो रूप तो बहुवचन का लग रहा है। नहीं, वो तो प्रथमा का बहुवचन हो सकता है, द्वितीय बहुवचन हो सकता है, षष्ठी एक वचन हो सकता है, षष्ठी पंचमी एक वचन हो सकता है। तो इन सब रूपों में से ये षष्ठी का एक वचन है। और जाति में एक वचन है, क्योंकि निर्धारण षष्ठी बता रहे हैं। निर्धारण षष्ठी हमेशा बहुवचन में होती है। निर्धारण षष्ठी बहुतों में से एक को अलग करना होता है ना, तो वो तो बहुवचन में ही होता है। यहाँ तो बहुवचन है नहीं, तो इसलिए जाति में एक वचन बता दिया तो बहुवचन का अर्थ आ जाएगा। अचाम सन्निविष्टानाम अंत्याद अचा परोमित भवति स्थाने हो गया। अच को यदि निर्धारण में षष्ठी मानेंगे तो ये अंत्यात इति अनया समानाधिकरण पंचमी से आता। अंत्याद अच है, समानाधिकरण पंचमी होती और हलंतु में इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। नपुंसक झलचा जो है वो कुंडानी में ही हो सकता था, और यशांसी में तो अलोन्त्यस्य स्यात्। तो ऐसे ही से मुचादि नाम इत्यादि में भी मुच धातु को अंतिम वर्ण को होने लगता। ततश्च तेषु मित्वम अनर्थकम स्यात्, उनमें तो फिर तो ये निर्धारण षष्ठी मानने से अचू में जो अंतिम अच है ऐसा देखेंगे। स्थानीय योग पर प्रत्यय परत्व से अपवाद है। स्थानीय योग से प्रत्यय परत्वम से समाहर्द्वंद करके और स्थानीय योग प्रत्यय परत्वम च फिर उसका अपवाद ऐसा बता दिया। स्थानीय योग यदि हम इसको पुरुषताद अपवाद न्याय लगा दें पहले के समान, तो ये भी फिर केवल स्थानीय योग का अपवाद बनेगा, प्रत्यय परत्व का नहीं बनेगा। पर ये दोनों का अपवाद ऐसा बता रहे हैं। ऐसा कहने से निर्णय कर लिया व्याख्यान से कि दोनों का अपवाद मानना पड़ेगा इसको। तो हाँ जी, यही पूछ रहा था गुरुजी, व्याख्यान से कैसे पता कर लिया ऐसे? क्योंकि एक ही का अपवाद बन सकता है, फिर ये तीन तीन सूत्रों का अपवाद बन रहा है। वो तो लक्ष्यों को देख करके व्याख्यान होता है ना, उदाहरणों को देख करके। पदच्छेदा पदार्थोक्ति विग्रह वाक्योजना आक्षेपोत समाधानम षड्विधम व्याख्यान लक्षणम उदाहरणम प्रत्युदाहरणम एतत् सर्वम अक्षि लक्षी कृत्य सर्वम वेदन निर्णीयते हैं। कुत्र किम कस्य अपवाद भूतम अस्ति न वा। इन्होंने ये दिया है जो आप पूछ रहे हैं ना कि मित कर्ण सामर्थ्य से तृणः इम, स्नम का मकार श्रवण के लिए तो है नहीं, स्नम का जो मकार श्रवण के लिए तो था नहीं, अतो मित कर्ण सामर्थ्यात् प्रत्यय परस्यापि अपवाद है। ये ज्ञापक दे रखा है पद्मंजरीकार ने। त्रि स्नम है और मकार तो श्रवण के लिए है नहीं, मकार तो है परे बिठाने के लिए, तो उसमें ये मित कर्ण सामर्थ्य से प्रत्यय परत्व का भी अपवाद हो गया। नहीं तो त्रिणः निर्देश थोड़ी बनेगा। प्रत्यय परे बिठाएंगे तो स्नम को कहां बिठाएंगे, है के पश्चात। प्रत्यय परस्य को यदि ना बाधे तो तृणः इम में जो निर्देश किया आचार्य ने स्नम सहित पढ़ा है ना, वो स्नम कहां पर बिठाना चाहिए, त्रिह के बाद बिठाना चाहिए ना। और यूं कहो कि अच से परे नहीं हो तो फिर क्या करोगे? अच से परे नहीं है ना, हकार से परे बिठाएं तो अच से परे नहीं आता, तो वही तो समस्या है। प्रत्यय परत्व अपवादार्थम रुदादिभ्यस्नम ऋणद्धि, ऐसा विचार तो करते ही हैं बहुत सारा, तो उसमें यही व्याख्यान होता है सारे लक्ष्यों को देखकर। तृणः इम इति निर्देशः श्रवणार्थे तस्मिन् तृणम
है इम इति निर्देशा स्यात्। तो यूं कह रहे हैं यदि श्रवणार्थ बनता तो तृणम है इम तस्मात् प्रत्यय परत्वस्य अपवादो युक्ता। तन्मध्य पतित न्याय से तद ग्रहण गृह्यते, प्रकृति के बीच में आ गया वो और प्रकृति के ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, फिर प्रत्यय नहीं बनेगा, लशक व तदिते आदि में संज्ञा नहीं होगी, ऐसे भी शंका उठाइए। स्नम के सकार की इत संज्ञा नहीं होगी तो कहते कोई बात नहीं, प्रत्यय अधिकार में विधिमान होने से प्रत्यय संज्ञा हो जाएगी, अपरत्व होने पर भी। सत्य भी प्रकृति अंतःपातित्व, प्रकृति के बीच में आने पर भी उसकी हो जाएगी, जैसे बहुच और अकच के अंतोदात हो जाता है बीच में आने पर भी, है ना। चिता अंतोदात होती, अकच को अंतोदात होता है। बहुपटवा उच्च कई अनयोर असति परत्वे सत्याम प्रत्यय संज्ञाम चिता अंतोदातत्व भवत्येव। अनयोर असति परत्वे, परत्व न होने पर भी प्रत्यय संज्ञा होकर के चिता से अंतोदात हो जाता है। मित प्रदेश कहाँ से कहाँ, रुदादि वसनम इत्यादि मस्जेर अंत्यात् पूर्व नुममिच्छन्ति अनुसंग संयोगादि लोपार्थम। अनुसंग लोप और संयोगादि लोप। अनुसंग क्या होता है? अनुसंग पूर्वाचार्यों की जो उपधा नकार है उसको नकार से उपधा, उपधाभूत नकार को अनुसंग कहते हैं पूर्वाचार्य। पद्मजीकार ने यह सूचना दी, नकार से उपधाया अनुसंगा यदि पूर्वाचार्य नाम संज्ञा। तस्मात् जकारात पूर्व नुम कर्तव्य, जकार से पहले नुम करना चाहिए, अर्थात स और ज के बीच में नुम करना चाहिए, नहीं तो यथा प्राप्त तो कहाँ था? मैं के अकार के बाद था ना नुम। मकारस्थात् अकारात् परः नुम प्राप्नोति, मकारे या अकारो अस्ति तस्मात् परः नुम प्राप्नोति। मस्जेर अंत्यात् पूर्व नुमम इच्छन्ति अनुसंग संयोगादि लोपार्थम। अनुसंग लोप और संयोगादि लोप दो प्रयोजन दे रहे हैं, अलग अलग उदाहरण। जैसे मग्ना उदाहरण है, मग्ना मग्नवान, यहां तो यहां नकार का लोप चाहते हैं, सकार का तो अपने आप ही हो जाएगा, इसको संयोगादि संयोगादि सकार का लोप हो जाएगा, पर नए का लोप नहीं हो सकता ना। देखो ये देखिए, हम ऐसे लिख देते हैं और न्याय प्राप्त तो ऐसा था, न्याय प्राप्त जो था वो म न स ज। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है? न का लोप तो कर ही नहीं सकते। सकार तो फिर भी चलो दो दो की संयोग संज्ञा मान करके भी कर लेंगे। ये अनुसंग लोप हो गया ना, उपधाभूत नकार को अनुसंग कहते हैं, अनुसंग है। हाँ, उपधाभूत नकार अनितामलब्धाय गति, और फिर जय को ग होगा, मग्न स का लोप हो जाएगा है। ओदितस्त निष्ठानत्व होता है, उसके असिद्ध होने से कुत्त हो जाता है, निष्ठानत्व हो गया और फिर वो असिद्ध होकर के कुत्त हो गया है। पद्मंजरीकार ने ये विचार किया है वैसे, जो मैं पहले बात उठाई थी ना कि परावयव है अंतावयव है, तस्मात् पूर्वांत वयम विदेशितव्य, ऐसा करके आखिरी में फैसला दिया है। पूर्वांत है मग्न उदित स्थिति निष्ठानत्वम तस्य सिद्धत्वात् कुत्तम अत्र आद्यंतो टकद्वैतेता अंता इति अनुवृत्तो पूर्व संघातस्मिद अंतावयो भवति। यदि हम अंता की अनुवृत्ति लाते हैं तो पूर्वस्य संघातस्मिद अंतावयो भवति है, और आदि की अनुवृत्ति लाते हैं तो परस्य आदिर्भवति। ये दोनों को हटा देते हैं तो अभक्त बनता है। तो ये मैं बोल रहा था ना कि कुछ विचार किया है, तो अभक्त पक्ष में ताता पिंडा नाम न लोप नहीं पाएगा। तानी तानी था ना, तद शब्द है, जस आया, जस ससो शी हो गया, तदादि नामा अतो गुणे पर रूप। तानी तानी की सिद्धि कर रहा हूं, तद शब्द है ना, तो जस ससो शी हुआ, जस सस को शी हो जाता है, तदादि नामा से द को अ होगा, अतो गुणे पर रूप त, और फिर
नपुंसक से झलचा, तन बन गया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो दीर्घ, तानी तान, और ई का शेष छंसी बोलो लोप, और न का न लोप प्रातिपदिकांत से, ये सिद्धि है तानी की। अब इसमें न लोप नहीं हो पाएगा। कब? जब वो भाग न माने, किसी का भी भाग नहीं है नुम, पूर्व का भी पर का भी, पर का भाग मानेंगे तो भी न लोप नहीं हो पाएगा। न लोप प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिक से पद से अंत से नकार लोप होते, ऐसा कहा ना। वहम लिया, ब्रह्म लिया, वाभ्रे लिया, अरुर द्विज दंत से मुम मुम होता है, अस्य अपदांतत्वाद अनुस्वार न से आती। यदि अभक्त मानेंगे तो अपदांत होने से अनुस्वार नहीं हो पाएगा। त्रपुणी इत्यत्र परत्वा नित्यत्वाद नुमी कृते व्यवधान तो होगा सी भाव न से आते। यदि अभक्त मानेंगे त्रपुणी में नुम होने के बाद नपुंसक ओं को सी होता नहीं हो पाएगा। परादि मानते हैं तो त्रपुणे घेर गिनती नहीं हो पाएगा। अति सखीनी सख्युर संबुद्धो निद्वत भावे अचोणिति, वृद्धि पाएगी। सख्युर संबुद्धो निद्वत भाव कर दिया ना, नित्वत कर दिया, अचोणिति से वृद्धि पाएगी परादि में। वो तो नी तो उसका भाग हो गया ना, नुम तो पर का भाग हो गया ना। अति सखीनी त्रपुणी अच्छ घे सुचीनी नोपधाय दीर्घत्व न प्राप्नोति ताता पिंडा नाम न लोपा वहम लिया ते अनुस्वारा। तो ये सब पूर्वांत एवं विदेशितव्य, ये निर्णय है। पूर्वांत करना चाहिए इसको। पूर्वांत मानी पूर्व का अंतावय, पर का आदि। यदि आदि अवय होता पर का ही होगा ना, पूर्व का तो आदि कहां बैठेगा। वो आदि करोगे तो पर का ही आदि बनाना पड़ेगा। जैसे ये उदाहरण दिए ना, त्रपुणे है, जैसे त्रपुणे। अब त्रपु शब्द है, नुम आगम होता है इकोची भक्तो, और घेर गीति से गुण प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि जो नुम हुआ है वो पूर्व का अंतावय नहीं है, पर का आदि है। मतलब पर में गे है ना, गे गीत प्रत्यय के पर रहते, इगंत को नुम आगम होता है। अब वो नुम तो हो गया, इगंत को नुम हो गया, पर वो भाग पर का है। भाग पर का है तो घेर गीति गुण पाएगा। गित प्रत्यय के परे रहते नुम आगम होता है, गित के परे रहते नुम आगम होता है, और नुम किसका भाग माने, पर का आदि मानेंगे तो फिर ये होगा। अति सखीनी में सख्युर संबुद्धो निद्वत भावे अचोणिति वृद्धि प्राप्त होती। अचोणिति से वृद्धि पाएगी। कैसे? अति सखीनी कुलानी। अब यहाँ सखी जस शी हुआ है, पर का भाग होगा तो ये अजंत अंग हो जाएगा, उसको वृद्धि होने लगेगी। ऐसे ही त्रपुणी में पर का भाग होगा तो अच्छे घे, ओदच्चे घे, घी संजय को अकार आदेश होता है और घी को औ होता है, ये दोष आएगा। नोपधाया शुचिनी, शुचि शुचिनी सुचीनी, सुचीनी है ना, त्रपु त्रपुणी त्रपूणी, त्रपूणी में दीर्घ नहीं कर सकते हैं। यदि नकार पर का भाग है तो नकार की उपधाई को दीर्घ होता है ना। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, शुचि नुम और आगे शी, शी सर्वनाम स्थानम, तो नहीं हो सकता है। मग्न मग्नमान मंगता, मंगता जो दूसरा उदाहरण है, तो इसमें ऐसे ही जो मैंने लिखा है ना, मस न ज, मंगता कैसे बनेगा? स्कोस्युगाद्यंते सकार लोप हो जाएगा। बहुनाम समवाय, बहुनाम संयुक्त संज्ञा, बहुतों के समवाय में स न जय की संयुक्त संज्ञा हो जाएगी। तय के पर रहते, झल के पर रहते, स का संयुगादि स का लोप। ओम गुरु। मग्ना तो मिद्योंत्यात परा से ही बना सकते। मग्ना नहीं, मंगता मंगता मिद्योंत्यात परा से सकार का लोप नहीं हो पाएगा। इसको संयुगाद्यंते सकार का मंगता में संयुगादि सकार नहीं मान रहे ना। जब न से जय का समुदाय बनेगा, एक पक्ष है उसमें हो सकता है, पर एक पक्ष ये भी है बहुनाम समवाय बहुनाम एवं संयुक्त संज्ञा।
जब बहुत सारे व्यंजन इकट्ठे होते हैं तो बहुतों की संयोग संज्ञा होगी, दो दो की नहीं हो सकती। जैसे स और ज की नहीं कर पाओगे, न स ज तीनों की कर पाओगे। गुरुजी मस्जिद धातु को नूम नित्य होता है क्या? मस्जिद धातु को मस्जिद और जली इसे नूम नित्य होता है। हाँ, मतलब वो झलादि प्रत्यय हो तो मस्जिद और झली सूत्र है ना, झलादि परे हो तो हो जाता है, झलादि नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। मस्जिद धातु में स्तोश्च नश्चुर नहीं लगता क्या? मज्जन होता तो है धातु में, धातु में निर्देश तो स्वरूप निर्देश के लिए कई बार नहीं करते हैं। मस्त टू मस्त जो सिद्ध हो, कभी कभी निर्देश के लिए, स्वरूप निर्देश के लिए नहीं करते, सूत्र नहीं लगाते। वैसे तो निमज्जति, मज्जन डूबने अर्थ में होता है ना, मज्जति। तो एच एक ह्रस्वादेशे, एच और ह्रस्वादेशे कर्तव्य इगे और ह्रस्व भवति नान्या, एक ही होता है। यहाँ पर ये बात पूछी जाती है ए ओ आई औ और एक होते हैं यू रिल री, तो यहाँ पर ये यथासंख्य क्यों नहीं होता? ए ओ आई औ चार हैं और एक जो है वो भी चार हैं, तो वो क्रम से होने चाहिए। अब ए आई को तो ई करते हैं, ओ औ को ऊ करते हैं, ये कैसे भंग हो जाता है नियम? हाँ, स्थानांतर तो मैं तो खैर लगाते ही हैं। यहाँ पर परिभाषा स्थानीय नियम के लिए, स्थानीय में नियम करने के लिए। स्थानीय नियमार्थ ये शब्द वहां भी था, इको गुण सूत्र पर था ना, परिभाषेयम स्थानीय नियमार्थ, यही शब्द जो पद्मंजरी में दिया है ना। और परिभाषेयम आदेश नियमार्थ, ऐसा परिभाषेयम यहाँ से शुरू की न्यासकार ने बात अपनी। ये परिभाषा तो आदेश का नियम करने के लिए है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक इत्यादि उपतिष्ठिते, इह इमा एचो अवयव समाहार वर्णा, इह इमे एचो अवयव समाहार, एच अवयव समाहार वर्णा, तत्र ए ऐत्येतयो पूर्व भागो वर्ण समानाकृति कंठ्यो मात्रात्मा, उत्तरस्तु वर्ण समानाकृति मात्रात्मा एव तालव्य, अतः ए ऐ कंठ तालव्यो ओ औ कंठोष्ठ्यो। तो देखिए अब ये स्थानीय नियमार्थ ह्रस्व नपुंसक इत्यादि उपतिष्ठित, स्थानीय में नियम करने के लिए, स्थानीय में किसका नियम? आदेश का नियम। तो उन्होंने तो स्थानीय नियमार्थ लिखा, उन्होंने आदेश नियमार्थ, बात तो एक ही दोनों की। आदेश का नियम करने के लिए स्थानीय नियमार्थ का अर्थ ये करें कि स्थानीय का नियम करने के लिए तो गलत हो जाएगा। स्थानीय का नियम करने के लिए परिभाषा नहीं है, स्थानीय में आदेश का नियम करने के लिए। एच एक ह्रस्वादेश है, एच के स्थान में आदेश इक होता है ना, इक ही होता है। इगेव ह्रस्व भवति, ए और आई, ए ऐतोर उत्तरः तालव्य इकार सदृश। ए और आई में जो उत्तर वर्ण है वो तालव्य है, बाद वाला तालव्य है इकार के समान, और ओ औ में ओष्ठ वर्ण है उकार के सदृश उत्तर वर्ण। एवं अवयव समाहारात्म नामे चाम, ये अवयव समाहार हैं। ए आई औ ओ औ ये अवयवों का समाहार है ना। ह्रस्व शासन, एचाम ह्रस्व शासन, जब एच के स्थान में ह्रस्व करेंगे तो समुदाय अंतरतमस्य भावात्, समुदाय का तो कोई अंतरतम, समुदाय अंतरतम तो है नहीं, समुदाय का अंतरतम अवयवांतरतमो ह्रस्व भवन, समुदाय का अंतरतम तो कोई है नहीं। अवयव का अंतरतम होता हुआ माने आई में अ और ई है, ओ औ में अ और ऊ है, तो अवयव का अंतरतम होता हुआ, ह्रस्व होता हुआ कभी आकार होने लगेगा पूर्व जैसा, कहीं कभी इकार उकार होने लगेंगे उत्तर सदृश को लेकर। माँ कदाचित अकारो भूत, मतलब आकार कभी भी ना हो, इसके लिए सूत्र नियम कराए। इगे ह्रस्व भवति न अकार,
आई और औ है ना, तो इस तरह से कह रहे हैं, नियम कर रहा है सूत्र है। एच इगे ह्रस्व भवति नान्य ह्रस्वादेशे आदेश ह्रस्वादेश। यहाँ पर ह्रस्वादेश कर्म में घय प्रत्यय करेंगे, आदेश आदिश्यते इति आदेश, ह्रस्वश्चासो आदेश इति ह्रस्वादेश। और निर्धारण में सप्तमी और जाति में एक वचन करें तो क्या अर्थ निकलेगा, आदिश्यमान ह्रस्वेषु मध्ये, आदिश्यमान ह्रस्वों के मध्य में इगेव ह्रस्व भवति, ऐसा कुछ करेंगे। सर्वथा नियम रूपेण से प्रवृत्ति प्राप्ति पूर्वक से नियमा ये प्राप्त अंतरतमा तेषु एव नियमा न च ऋकार लिकारो प्राप्त यदि कुतो यथा संख्यम कुतो दीर्घ प्रसंग। पद्मंजरीकार ने थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिया है, वैसे कहीं कहीं आवश्यक है, मैं बता देता हूँ पद्मंजरी न्यास की कोई बात। गुरुजी ये पद्मंजरी में एक पंक्ति लिखी, निर्धारणे सप्तमी जातो एक वचनम, यतस्य निर्धारण सूत्र है ना, तो निर्धारण सप्तमी हो जाती कैसे है। देख रहे हैं, आदेश ह्रस्वादेशे शब्द है ना, हाँ तो वो दिया भी आगे। ये बात तो आपको समझ में आई होगी ना, अकार और इकार उकार की मतलब समाहार वर्ण है, आई औ या ए आई ओ औ समाहार है, आदि में अकार है, अंत में इकार उकार है। तो वो कह रहे हैं जब ह्रस्वादेश करेंगे तो कभी अ होगा, कभी ई होगा, कभी अ होगा, कभी उ होगा। तो मा कदाचित अवर्णो भूत इगे यथा स्यात् इति कृत्वा नियमो विधीयते। अवर्ण ना हो, ई उ हुआ करे, इसलिए कह रहे हैं इगे ह्रस्व भवति हैं। तो ह्रस्वादेश ये विषयोपलक्षण है, ये विधि यदि बने, ये सूत्र विधि करे, इक की विधि, तो ह्रस्वादेश विषय उपलक्षण में तत्स्यात् यस्मिन् विषय एचो ह्रस्वादेश प्रसंग तत्रिक भवति। इसमें क्या समस्या होगी यदि इसको विधि सूत्र माने, क्या दिक्कत आएगी? देखो बता देता हूं। जैसे इसको विधि मानेंगे तो ये अर्थ होगा कि एच के स्थान में इक होता है, ह्रस्वादेश विषय निर्देश हो जाएगा। ह्रस्वादेश विषय में एच को इक होता है, जहां ह्रस्वादेश का विषय उपस्थित हो तो एच को इक होता है। तो ये समस्या बनेगी कि यस्मिन् विषय एचो ह्रस्वादेश प्रसंग तत्रिक भवति, जिस विषय में एच को ह्रस्वादेश प्रसंग है इक होता है, तो दीर्घों के स्थान में दीर्घ इक होने लगेंगे सवर्ण ग्रहण के कारण। तो वो बोले कि ये एक परिभाषा है ना, भाव्यमानान सवर्ण ग्रहणम न भाव्यमान उकारो सवर्णान गृह्णाति दिवुत तपरकरणात्। उकार तो सवर्ण ग्रहण करता है, बाकी भाव्यमान अण सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता। अमुभ्याम इतिवत दिवउत तपरकरणात् अमुभ्याम इतिवत तथा एचाम इकाम च साम्यात् संख्यातानुदेशोऽपि स्यात्। एचाम इकाम च साम्यात् संख्यातानुदेशोऽपि स्यात्। आदेश ग्रहणम च अनर्थकम स्यात्। आदेश ग्रहण अनर्थक हो जाएगा। तथा आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशन काले इक कर्तव्य ह्रस्वादेशम कुर्वन् इकम कुर्याद् इत्यर्थ। आदेश ग्रहण सामर्थ्य से ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशन काल में इक करना चाहिए, ह्रस्वादेशम कुर्वन् इकम कुर्यात्। तो ये एक समाधान दे दिया। यदि ये विधि होगा तो ह्रस्वादेश विषय उपलक्षण होकर के यस्मिन् विषय एचो ह्रस्वादेश प्रसंगा, जिस विषय में एच को ह्रस्वादेश प्रसंग होगा वहां इक होगा, फिर दीर्घों के स्थान में दीर्घ होने लगेंगे इक। ह्रस्वादेश प्रसंग में दीर्घ इकों को दीर्घ इक होने लगेंगे, ऐसा विषय निर्देश हो जाएगा। और फिर दीर्घ ई को दीर्घ ई ही होने लगेंगे। जहां ह्रस्व करो वहां पर स्थानांतरतमा से दीर्घों के स्थान में दीर्घ पाएंगे, सवर्ण ग्रहण के कारण है। कोई दीर्घ इकारांत उदाहरण जैसे अति कुमारी,
ह्रस्व के प्रसंग में गोस्त्रियोर उपसर्जन से उसको होने लगेगा। भाव्यमान उकार सवर्णों का ग्रहण कराता देवती तपर करना तमुभ्याम इतिवत तथैव एचाम इकाम च साम्यात एच और इक के सम होने से संख्यानुदेशोपि स्यात् संख्यातानुदेश भी होने लगेगा। आदेश ग्रहण अनर्थकम स्यात् ये सारी विधि ग्रहण में समस्या आ रही हैं। तथा आदेश ग्रहण सामर्थ्यात् ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशन काले कर्तव्य ह्रस्वादेशम कुर्वन् इकम कुर्याद इत्यर्थः। तो फिर आदेश ग्रहण सामर्थ्य से ये ऐसा करेंगे, ह्रस्वादेशे माने ह्रस्वादेशन काल में इक करना चाहिए, ह्रस्वादेशम कुर्वन् इकम कुर्यात ऐसा अर्थ करेंगे। ह्रस्वादेश काल में ना इक करना चाहिए, ह्रस्वादेश करते हुए इक कर देना चाहिए। यदि आदिश्यते ये दूसरा एक विचार है कि आदिश्यमान जो ह्रस्व है उनके मध्य में एक ही ह्रस्व होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। प्राप्ति पूर्वक नियम होता है, जो प्राप्त है वहां अंतरतम, ये प्राप्ता अंतरतमा तेसु एव नियमा न च ऋकार लिकारो। ये एक उत्तर है इसका, बहुत पूछा जाता है कि ये ऋकार लिकार यथासंख्य क्यों नहीं होते। तो ऋकार लिकार प्राप्ति ही नहीं है तो फिर कैसे हो जाएंगे, प्राप्ति पूर्वक नियम होता है ना। तो आई के स्थान में जो प्राप्त हो रहे हैं ई उनमें नियम कर दिया, ई हो अ ना हो, तो रील री तो प्राप्त ही नहीं है, उनको क्यों यथासंख्य होगा। और दीर्घ भी प्राप्त नहीं है, उनका भी वो भी क्यों होंगे, दीर्घ भी प्राप्त नहीं है। रायम अतिक्रांतम नावम अतिक्रांतम, रायम अतिक्रांतम नावम अतिक्रांतम ब्राह्मण कुलम नपुंसक ह्रस्व होकर के बन जाएगा। अति री अति नु उपगु एच इतिकिम अति घटवा अति माला, एच नहीं है यहाँ, उपसर्जन ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्वादेश इतिकिम देवदत्त देवदत्त ऐसे बोलेंगे इसको। ये जो अ है ना प्लुत जब होता है देवदत्त दत्त ऐसे नहीं बोलते, देवदत्त। ये जो ऐसे लिखा है ना पुस्तक में, आपकी पुस्तक में जो मूल काशिका है उसमें तीन आगे 3 का अंक लिखा है, अ के आगे 3 का अंक। दूसरे द के आगे नहीं, द के आगे मतलब दा के आगे 3 का अंक लिखा है दा। मैं ये कह रहा हूं कि द जो है इस तरह तो नहीं लिख रखा, बोलने में ऐसा ही बोलना होगा, चाहे वो लिखा हो है कि आगे। पता ही है आप लोगों को, विवृत प्रयत्न, संवृत नहीं बोलते ना उसको, प्लुत को विवृत बोलते हैं। देवदत्त आचार्य जी रेवली वाले आचार्य जी से मैंने एक बार बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई गलत ना बोले इसलिए तो ये ठीक है ऐसा लिखना, उच्चारण जो है ना। नहीं पूछा था किसी प्रसंग में मैंने, जब कह रहे थे कोई गलत ना बोले तो उसके लिए ऐसा ठीक है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकता फिर गलत। और अ के आगे 3 की मात्रा लगाएंगे तो गलत भी बोलने की संभावना है ना। देवदत्त ऐसे बोलेगा, हैं? कोई 3 मात्रा कर देगा लंबा, देवदत्त, जो कि गलत है उच्चारण। संबोधन तो कुछ भी बोलो, पर यहाँ प्लुत की बात चल रही। ह्रस्वादेशे हो गया। जी गुरुजी, इसमें जो एक ग्रहण किया है, जब इसमें केवल ई ऊ का ग्रहण, तो फिर रील रे कितना लंबा क्यों पड़ा है इसमें प्रत्याहार, केवल इण पढ़ देते। हाँ, तो ये भी एक बात है, ये भी एक बात है जो इन्होंने प्रश्न उठाया ना। यहाँ पर एक व्याख्याकार ने लिखा है कि इण पर्णकार से ग्रहण इसलिए नहीं किया। इण जो प्रत्याहार है ना वो पर्णकार से बनाया गया है, इसलिए इण नहीं पढ़ा है।
एवं च पद्मजी कारण लिखा है एवं च इणित्य सिद्धि ग्रहणम परिणमा भूति। ईण यदि कर देते ना तो पर्णकार पर पहुंच जाते। आचार्य के आगे सिर झुकाने में खैर है, अपनी दिमाग लगाने की बजाय थोड़ा तो लगाना चाहिए, थोड़ा तो लगाना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा। आचार्य ने जो कर दिया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर किस अभिप्राय से उन्होंने ऐसा किया उतना खोज करनी चाहिए, कभी कभी अति भी हो जाती है। षष्ठी स्थाने योगा परिभाषा योग नियमार्था, ये परिभाषा योग का नियम करती है। ये परिभाषा योग नियमार्थ है, योग मनी संबंध का नियम करती है। इस शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा एव भवति नान्य योगा। परिभाषेम योग नियमार्था ई शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा एव भवति, वो स्थान योग वाली ही होती है। नान्य योगा स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्या। स्थाने ये मिला करके लिख दिया ना, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्या। स्थान शब्दस्य प्रसंगवाची यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम, दर्भाणाम प्रसंगे इति गम्यते। एवं अस्ते स्थाने प्रसंगे भू भवति, भुव प्रसंगे वचिर भवति, वक्ता वक्तुम प्रसंगे मनि संबंधस्य निमित्त भूते ब्रुवा इति षष्ठी। ओम शांति शांति शांति।